आ, सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई गहन चर्चा में। आज हम विज्ञान के एक बेहद ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ऑप्टिक्स। हाँ, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। प्रकाश किस तरह व्यवहार करता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और एडवांस्ड एप्लीकेशंस क्या हैं, इन सब पर आज हम गहराई से बात करेंगे। और ये चर्चा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन आज यही है कि जो स्रोत सामग्री हमारे पास हैं, उसकी हर एक लाइन, डायग्राम और फॉर्मूले को बिना कुछ छोड़े समझा जाए। ये बहुत ही जरूरी मिशन है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को पूरी तरह से समझ लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली हेडिंग से, थ्योरीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश के सिद्धांत। इतिहास में हमेशा से ये बहस रही है कि प्रकाश असल में है क्या। हाइगन्स का 1678 का वेव थ्योरी क्या कहता है? हाइगन्स का सिद्धांत अपने समय से काफी आगे था। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रकाश असल में ट्रांसवर्स वेव्स यानी अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है। ट्रांसवर्स वेव्स मतलब इसे विजुअलाइज कैसे करें? कल्पना कीजिए कि एक रस्सी का एक सिरा दीवार से बंधा है। अगर दूसरे सिरे को पकड़कर ऊपर नीचे झटका दिया जाए तो जो तरंग बनती है वो आगे बढ़ती है। इसे वेव प्रोपगेशन कहते हैं। हाँ, वो लहर जैसी आकृति आगे जाती है। बिल्कुल, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि माध्यम के कण यानी रस्सी आगे नहीं बढ़ती, वो सिर्फ अपनी जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है, कंपन करती है। अच्छा, मतलब कण अपनी ही जगह पर रहते हैं। हाँ, और ये कंपन तरंग के आगे बढ़ने की दिशा के बिल्कुल लंबवत यानी परपेंडिकुलर होता है। इसी को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट चित्र बन गया दिमाग में, लेकिन इसके ठीक विपरीत न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी तो थी। न्यूटन का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्हें लगता था कि प्रकाश तरंग नहीं है। उनके अनुसार प्रकाश बहुत ही छोटे हल्के कणों से बना है, जिन्हें उन्होंने कॉर्पस्कल्स कहा। सही कहा। अगर एक जलते हुए बल्ब की कल्पना करें तो न्यूटन के हिसाब से उसमें से लाखों छोटे छोटे कण सीधी रेखाओं में बाहर निकल रहे हैं। और क्योंकि ये कण हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है। तो संक्षेप में कहें तो हाइगन्स ने कहा प्रकाश तरंग है जहां कण ऊपर नीचे कंपन करते हैं, और न्यूटन ने कहा ये छोटे कण हैं जो सीधी रेखा में चलते हैं। बिल्कुल, असली जिंदगी में हम देखते हैं कि लेजर का प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन कई प्रयोगों में प्रकाश तरंगों की तरह भी व्यवहार करता है। तो सुनने वालों के लिए एक प्रैक्टिस सवाल है। सोचिए कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत असल में किसने दिया था? जवाब बहुत सीधा है, हाइगन्स ने। हाँ, अब अगला विषय है सोर्सेज ऑफ लाइट एंड मटेरियल टाइप्स। स्रोत की टेबल के अनुसार प्रकाश के स्रोतों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है ल्यूमिनस या प्रदीप्त स्रोत। ये वो स्रोत हैं जो स्वयं चमकते हैं, जैसे सूर्य या बल्ब। एकदम सही। और दूसरी श्रेणी है नॉन ल्यूमिनस यानी अदीप्त स्रोत। इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। मतलब ये सिर्फ तब दिखते हैं जब इन पर किसी प्रदीप्त स्रोत का प्रकाश पड़ता है। हाँ, जैसे कोई कुर्सी या फिर चंद्रमा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कई बार भ्रम होता है कि चंद्रमा खुद चमकता है, लेकिन वो अदीप्त है। अब मटेरियल विजिबिलिटी के प्रकारों पर बात करते हैं। दृश्यता के आधार पर सामग्रियां 3 तरह की होती हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक, जैसे साफ कांच। हाँ, जिससे प्रकाश की किरणें बिना रुके आर पार निकल जाती हैं। दूसरा है ट्रांसलूसेंट यानी अर्ध पारदर्शक, जैसे धुंधला कांच, जिससे कुछ किरणें गुजरती हैं और कुछ रुक जाती हैं। बिल्कुल। और तीसरा है ओपेक यानी अपारदर्शक, जैसे लकड़ी का दरवाजा, इसमें से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता। तो रिवीजन के तौर पर स्रोत खुद चमकने वाले या प्रकाश रिफ्लेक्ट करने वाले हो सकते हैं, और दृश्यता पारदर्शक, अर्धपारदर्शक या अपारदर्शक हो सकती है। सही। जैसे साफ कांच पारदर्शक है और धुंधला कांच अर्धपारदर्शक। एक और प्रैक्टिस सवाल श्रोताओं के लिए, चंद्रमा प्रदीप्त स्रोत है या अदीप्त? और इसका जवाब है अदीप्त। अब स्रोत के अगले हिस्से पर आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन की परिभाषा बहुत स्पष्ट है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। स्रोत में जो डायग्राम है उसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दिखाया गया है। हाँ, जो किरण सतह की तरफ आ रही है वो इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण है।
जो टकराकर लौट रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल यानी अभिलंब वो काल्पनिक 90 डिग्री की रेखा है जो सतह पर खींची जाती है। और कोण इन्हीं से बनते हैं ना? बिल्कुल। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण है, जिसे आई कहते हैं, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण है, जिसे आर कहते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम जो सबसे ज्यादा काम आता है वो है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी के तहत एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। रूल है कि आपतन कोण हमेशा अभिलंब से मापा जाता है, सतह से नहीं। और यही एग्जाम्स में फंसाया जाता है। चलिए प्रॉब्लम 1 देखते हैं। किरण अभिलंब से 30 डिग्री पर है, तो कुल कोण क्या होगा? यहाँ को कोण अभिलंब से ही दिया है। हाँ, तो आई 30 डिग्री है, इसलिए आर भी 30 होगा, और कुल कोण हो जाएगा 30 + 30 यानी 60 डिग्री। लेकिन प्रॉब्लम 2 में ट्रिक है। क्या? किरण सतह के साथ 35 डिग्री बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? यहाँ 35 डिग्री आई नहीं है, कोण अभिलंब से मापना है, जो सतह से 90 डिग्री पर होता है। तो असली आई निकालने के लिए 90 में से 35 घटाना होगा, यानी 90 - 35 = 55 डिग्री। बिल्कुल। तो अगर आई 55 डिग्री है तो आर भी 55 डिग्री ही होगा। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। हमेशा 90 से घटाओ अगर सतह शब्द लिखा हो तो। परावर्तन का नियम और अभिलंब से कोण मापना बहुत जरूरी है। असली जिंदगी में आईने में अपनी तस्वीर देखना इसी का उदाहरण है। तो अगर सवाल हो कि सतह के साथ कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 90 - 40 यानी 50 डिग्री। अब टाइप्स ऑफ मिरर्स यानी दर्पण के प्रकार की हेडिंग्स है। यहाँ तीनों दर्पणों की तुलना है। पहला है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। इसमें प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु के एकदम बराबर होता है। दूसरा है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये अंदर की तरफ मुड़ा होता है। ये प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग या अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इसके उपयोग? शेविंग मिरर, डेंटिस्ट और हेडलाइट्स में। हाँ, क्योंकि ये चीजों को बड़ा और केंद्रित करके दिखाता है। तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ये डाइवर्जिंग होता है ना? बिल्कुल। ये बाहर की तरफ उभरा होता है और किरणों को फैला देता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल गाड़ियों के रियर व्यू मिरर या साइड मिरर में होता है, ताकि बड़े इलाके का छोटा प्रतिबिंब दिख सके। मतलब अवतल प्रकाश को मिलाता है और उत्तल फैलाता है। अगर पूछा जाए कि डेंटिस्ट कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, तो जवाब अवतल दर्पण होगा। एकदम सही। चलिए, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी अपवर्तन पर चलते हैं। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है। ऐसा होने पर वो अपने सीधे मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। यहाँ एक की प्रॉपर्टी चेंज रूल पर बहुत जोर दिया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदलती है, तरंग दैर्घ्य बदलती है, लेकिन उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। चाल और वेवलेंथ बदलेगी पर फ्रीक्वेंसी नहीं। अब अपवर्तन के नियम क्या हैं? इसे एक डायग्राम और एनालॉजी से समझते हैं। रूल 1, जब प्रकाश रेयर से डेंस माध्यम में जाता है, यानी विरल से सघन में, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जैसे हवा से पानी में। हाँ, सोचिए एक इंसान खुले मैदान से भागता हुआ भारी भीड़ वाले कमरे में घुस जाए। उसकी गति धीमी होगी और वो सिकुड़कर चलेगा। प्रकाश भी सघन माध्यम में धीमा होकर अभिलंब की ओर झुकता है। और रूल 2 उसका उल्टा होगा, डेंस से रेयर। बिल्कुल। जब प्रकाश पानी से हवा में आता है तो अभिलंब से दूर हटता है, जैसे भीड़ से निकलकर वापस खुले मैदान में आना। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत दिलचस्प हैं। पहला है पानी में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ देखना, ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। मछली की आभासी स्थिति भी इसी वजह से अलग दिखती है। और तारों का टिमटिमाना? वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। हवा की अलग अलग परतों का घनत्व बदलता है तो प्रकाश बार बार मुड़ता है। पानी में आधी डूबी पेंसिल का मुड़ना भी इसी में शामिल है। और एक बहुत खास उदाहरण है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 2 मिनट का अंतर। अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी ऊपर उठा हुआ दिखता है। मतलब अपवर्तन से चाल बदलती है और प्रकाश मुड़ता है। प्रैक्टिस सवाल, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बदलती? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी।
अब लेंस एंड फॉर्मूला पर आते हैं। जैसे दर्पण में हमने देखा, वैसे ही लेंस में कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस कन्वर्जिंग होता है। ये किरणों को एक फोकल पॉइंट पर मिलाता है। और कॉन्केव यानी अवतल लेंस डाइवर्जिंग होता है, जो किरणों को फैलाता है। सही। अब इसका सूत्र देखते हैं। लेंस फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ माइनस के चिन्ह पर खास जोर दिया गया है स्रोत में। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग इसे प्लस लिख देते हैं। लेंस में हमेशा माइनस होता है। इसके बाद पावर ऑफ लेंस का सूत्र है P बराबर 1/f, जहाँ f हमेशा मीटर में होना चाहिए। बिल्कुल। और इस पावर की इकाई है डायोप्टर। जैसे चश्मे का नंबर। अगर सवाल आए कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, तो डायोप्टर। एकदम सही। अगला टॉपिक है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्रिटिकल एंगल क्या है? जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। एक ऐसा खास आपतन कोण आता है जहां अपवर्तन कोण ठीक 90 डिग्री हो जाता है। मतलब प्रकाश सतह के बिल्कुल समानांतर चलने लगता है। हाँ, उसी खास कोण को क्रिटिकल एंगल या क्रांतक कोण कहते हैं। इसका फॉर्मूला है म्यू बराबर 1/sin c। स्रोत में एक न्यूमेरिकल भी है। अगर c 30 डिग्री है तो म्यू क्या होगा? साइन 30 का मान 0.5 होता है, तो म्यू बराबर 1/0.5 यानी 2 होगा। और अगर हम कोण को क्रांतिक कोण से भी ज्यादा बढ़ा दें तो? तब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। प्रकाश विरल माध्यम में जाने के बजाय सतह से टकराकर पूरी तरह उसी सघन माध्यम में लौट आता है। इसकी 2 शर्तें हैं ना? हाँ, पहली, प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरी, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। TIR के एप्लीकेशंस तो कमाल के हैं। हीरे का चमकना इसी वजह से होता है। प्रकाश उसके अंदर जाकर TIR के कारण बार बार परावर्तित होता है। और रेगिस्तान में मरीचिका या मिराज भी? बिल्कुल। और सबसे जरूरी प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, जो हमारा इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन है, वो कांच के पतले तारों में TIR के जरिए ही मीलों तक जाता है। मेडिकल फील्ड में एंडोस्कोपी भी इसी पर काम करती है। तो TIR के लिए सघन से विरल और बड़ा कोण जरूरी है। हाँ। सवाल, हीरा किस घटना के कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हमारे आखिरी विषय पर आते हैं, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग एंड डिफ्रैक्शन। वर्ण विक्षेपण क्या है? डिस्पर्जन मतलब श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभाजित होना। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो विबज्योर स्पेक्ट्रम बनता है। यहाँ की कॉन्सेप्ट वेवलेंथ और बेंडिंग का है। हाँ, लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसका झुकाव या बेंडिंग सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा मुड़ता है। बिल्कुल सही। और स्कैटरिंग और डिफ्रैक्शन? स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन का मतलब है प्रकाश का धूल या गैस के कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैलना। इसी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। और डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन, जहां प्रकाश किसी सूक्ष्म अवरोध या ब्लेड के किनारे से मुड़ जाता है। ये अंतर बहुत स्पष्ट हो गया। आसमान का नीलापन स्कैटरिंग और इंद्रधनुष डिस्पर्जन। सही। प्रैक्टिस के लिए प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। चलिए अब अपनी चर्चा को समेटते हैं फाइनल कंप्लीट रिवीजन के साथ। चैप्टर समरी और चीट शीट पर आते हैं। फिनोमेना मैप को तेजी से दोहराते हैं। मिरर या दर्पण मतलब रिफ्लेक्शन, लेंस मतलब रिफ्रैक्शन, हीरे का चमकना या मरीचिका मतलब TIR, प्रिज्म से रंगों का टूटना डिस्पर्जन, और आकाश का नीला रंग स्कैटरिंग। 4 फॉर्मूले भी रिवाइज कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूले में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है। स्नेल का नियम है म्यू बराबर sin I बटे sin R, और क्रांतिक कोण है म्यू बराबर 1/sin c। एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में MP पटवारी, SSC और UPPSC के सवाल दिए हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए। Right. वही पैटर्न है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये हाइगेंस ने बताया। हीरे का चमकना TIR है, आकाश नीला प्रकीर्णन से होता है, और बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हैं जिनसे बचना है। छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि लेंस फॉर्मूले में कभी प्लस ना लगाएं, हमेशा माइनस होता है, और परावर्तन में कोण हमेशा सतह से नहीं अभिलंब से मापें। अब फाइनल टेकअवेज पर नजर डालते हैं जो स्रोत में दिए गए हैं। पहला, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी डुअल नेचर होती है। दूसरा, इसकी चाल वैक्यूम या निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। और तीसरा, प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है,
तरंग दैर्ध्य पर नहीं। इस पूरी गहन चर्चा से प्रकाशिकी के सिद्धांत बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो गए हैं। उन सभी को बहुत शुभकामनाएं जो आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर कोई भी सवाल हल किया जा सकता है। जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहूंगा। अगर प्रकाश एक ही समय में कण भी है और तरंग भी, तो ये हमारी वास्तविकता के बारे में क्या कहता है? क्या हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसी वो सच में है, या सिर्फ वैसा ही देखते हैं जैसा प्रकाश हमें दिखाता है? इस विचार के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।